हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पोस्ट हेलिया वांगशन फैन फिक्शन। मैं हूँ आपकी ऑथर वर्बोलेट। जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप सभी को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने थॉट्स कमेंट्स के थ्रू मुझसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपने इस ब्यूटीफुल नॉवल के सेकेंड फाइनल चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर, लाइफ ऑफ डार्कनेस, द डेथ रोड, बटल ऑफ लव, विंग 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 मैं यहाँ विंग 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 प्लीज प्लीज हेल्प मी विंग विंग मुझे बचा लो विंग 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 सिजे, आप कहाँ हो? सिजे ये कहकर विंग एक सड़क पर दौड़ रहा था। उस आवाज के पीछे जो आवाज उसके कानों में सुनाई दे रही थी लगातार, और वो आवाज विंग से हेल्प मांग रही थी। जिस आवाज को सुनकर विंग डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। डरता भी क्यों ना, आखिर वो उसके सिस्टर की वॉइस जो थी जिससे वो बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उस आवाज के पीछे भाग रहा था जिस आवाज में बहुत दर्द था। और वो आवाज़ बार बार विंग से हेल्प मांग रही थी, और विंग उस आवाज़ के पीछे बहुत तेज दौड़ रहा था। उसने अपने पैरों में कुछ नहीं पहन रखा था और वो लगातार दौड़े जा रहा था। उसकी सांस चढ़ी हुई थी, वो घबराया हुआ था, आंखों में आंसू फील हो गए थे और उसके पैरों में छाले तक पड़ गए थे, क्योंकि पता नहीं वो कब से दौड़े जा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ पर। एक पॉइंट पे आने के बाद, क्योंकि वो रिंग रोड पे आ गया था जहाँ चारों तरफ उसे रास्ते नजर आ रहे थे, और इसलिए शायद विंग ने अपना सर पकड़ लिया। तो उसने कहा, सिजे आप कहाँ हो? सिजे आप हो कहाँ? सिजे, ये कहकर विंग उस रिंग रोड के चारों तरफ देख रहा था और चिल्ला रहा था। और यानी की आवाज एक पॉइंट पे आने के बाद उसे बंद हो गई। विंग उस सड़क पर बैठ गया था रोते रोते, क्योंकि उसे वही सपना फिर दिखाई दिया, या फिर वो सपना था या भी नहीं था, विंग को नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि ये सब उसने बहुत बार महसूस किया है, या कह लो बहुत बार अपने सपने में देखा है कि वो इसी तरह सड़क पर बैठ के रो रहा है और भाग रहा है एक आवाज के पीछे जो याले की थी। इसलिए शायद विंग को समझ में नहीं आ रहा था ये हकीकत है या नहीं, ये सपना है या, उसे नहीं समझ में आ रहा था। विंग अचानक से जो याले की आवाजें जो बंद हो गई थी, उसने फिर से उसके कानों में वही यानी की चीखें सुनाई दी। ये आवाज़ सुनते ही विंग जो उस रिंग रोड के बीचों बीच था, वो ये आवाज़ सुनकर खड़ा हो गया था और उसने लेफ्ट साइड देखा। लेफ्ट साइड पर उसे यानी की वही चीखें सुनाई दे रही थी। जो चीखें सुनकर विंग के आंखों से जो आंसू थे वो बाहर आ गया, और वो उस सड़क पर इतने तेज दौड़ने लगा कि अचानक से ही बारिश होना शुरू हो गई। और फिर विंग एक पॉइंट पे आने के बाद जो भाग रहा था, वो भागते ही भागते अचानक से रुक गया, और उसने पीछे पलटकर एक बोर्ड देखा जिस पे लिखा था, वेलकम टू द गुसु डेथ रोड। विंग ने उस बोर्ड को देखा और फिर उसने अपने पैरों की तरफ देखा। उसके पैरों से ब्लीडिंग होने लगी थी और उसके पैरों में पेन हो रहा था, क्योंकि उसके पैर कट गए थे इतनी देर तक सड़क पर चलने के बाद। पर विंग को जैसे ही वो पेन फील हुआ, विंग उस रोड की तरफ, उस डेथ रोड की तरफ भागने लगा पागलों की तरह। उसने कहा, सिजे आप कहाँ हो? सिजे। विंग पागलों की तरह उस डेथ रोड पर भाग रहा था और वो यानी का नाम पुकारा था, क्योंकि इससे पहले जब भी विंग को सपने आए हैं तो उसे कभी भी पेन फील नहीं हुआ है। हाँ, उसे वो बारिश की बूंदें जो अभी भी उसके शरीर पर गिर रही हैं उसे फील होती थी। हाँ, उसे अपनी चढ़ी हुई सांसें फील होती थी। हाँ, उसे डर फील होता था, पर उसे कभी पेन नहीं फील हुआ। पर आज उसे अपने पैरों में वो पेन फील हो रहा था। इसका मतलब था कि ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। जो रियलिटी हिट करते ही विंग उस सड़क पर पागलों की तरह यानी को ढूंढे जा रहा था, पर यानी उसे मिल नहीं रही थी। पर अचानक से वो एक जगह पर रुक गया और उसने सामने देखा। हेलो लाइफ, विंग ने कहा, तुम
सामने वाले पर्सन ने कहा, मुझे लगता है लाइफ हमें एक दूसरे के इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो पहले मिल चुके हैं, है ना लाइफ। विंग ने कहा, तु, तुम कौन हो लाइफ? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या आप मुझे भूल गए? आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? आप आखिर अपने डर को कैसे भूल सकते हैं? ये सुनकर विंग ने खुद को स्ट्रांग दिखाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो साफ है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। आखिर हमने इतनी बातें जो की है आपके सपने में लाइफ। विंग ने कहा, काय? हाँ काय। देखिए ना, आपको मेरे नाम याद है और फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। विंग ने कहा, तुम मुझसे चाहती क्या हो? आपकी जान लाइफ। डरिए नहीं लाइफ, आपको पता है आप यहाँ खुद नहीं आई हो, आप यहाँ लाए गए हो। हमने आपको लाया है। विंग ने कहा कि क्यों? काय ने कहा, आप समझ नहीं पाए लाइफ, ये एक ट्रैप था जो हमने आपके लिए बिछाया था। आपको याद है मैंने कहा था आप सबसे दूर हो जाओगे, आपको हमेशा एक डर रहेगा और उसी डर की वजह से आप सबको दूर कर दोगे और फिर आप खुद चलकर हमारे पास आओगे। और आप आ गए लाइफ। वो सपना सिर्फ आपका सपना नहीं था, वो मैं दिखा रहा था कि आप हमारे पास खुद चलकर आए। और देखिए आप आ गए। ये सुनते ही विंग की आंखें बड़ी, उसने कहा, नहीं नहीं नहीं। ये कहकर विंग उल्टे पर वापस भागने लगा। काय ने कहा, लाइफ आप हमसे भाग नहीं सकते। ये कहकर काय हंसने लगा था और विंग के कानों में काय की वो हंसने की आवाज़ आ रही थी, पर उसने पीछे पलट कर काय को देखा तक नहीं था। वो डर गया था, लिटरली वो डर गया था और इसी डर की वजह से विंग भागे जा रहा था। पर उसके सामने कुछ लोग आ गए थे जिन्होंने विंग को घेर लिया था और उन्हें देखकर विंग रुक गया। उसने कहा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो जो सामने लोग थे वो कुछ बोल नहीं रहे थे, उनकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, आंखों की पुतलियाँ ही नहीं थे और वो इंसान तो थे पर वो मर चुके थे। असल में वो एडम की सेना थी, जो सेना एडम बना रहा था ह्यूमंस को मार कर। और वो वही ह्यूमंस थे जिन्हें पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पर वो ह्यूमंस जो मर चुके थे एडम के बस एक इशारे से जाग गए थे और वो सब आज विंग के सामने है उसका रास्ता रोके। विंग उन्हें देखकर डर गया था और उसके कदम पीछे जाने लगे थे और वो डर की वजह से लेफ्ट साइड जाने लगा था कि उसने देखा वहाँ पर तो और लोग आ गए थे जो उसका रास्ता रोके हुए थे। वहाँ पे कम से कम 100 से भी ज़्यादा ह्यूमंस थे जो मर चुके थे और उन सभी ने विंग का रास्ता रोके हुए था। विंग ने कहा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। पर वो ह्यूमंस अपने जगह से टस से मस नहीं हुए और उन्होंने कहा, वापस जाओ, वापस जाओ, लॉर्ड के पास वापस जाओ। विंग ने सुना, उसे समझ में नहीं आया, लॉर्ड? कैसे लॉर्ड? विंग ने कहा, नहीं नहीं मुझे जाने दो। काय ने कहा, लाइफ वो आपको जाने नहीं देंगे तो कोशिश भी मत कीजिए। विंग ने सुना, उसने कहा, लंजा लंजा। ये कहकर विंग इधर उधर देखने लगा था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो यहाँ से भाग सके। और उसने कहा, नहीं नहीं। ये कहकर विंग ने अपने कदम पीछे लिया और वो पीछे पलट कर जाने ही वाला था कि उसके सामने, हेलो लाइफ, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये कहते ही एडम ने विंग का गला पकड़ लिया था। विंग ने कहा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। आपको कैसे छोड़ दूँ लाइफ? आखिर इतने सालों के बाद जो आप मुझे मिले हो और आखिर आप मुझसे कब तक बचते? एक ना एक दिन तो आपको मेरे हाथ लगना ही था और आप लग गए। गॉड्स आपको मुझसे नहीं बचा सकते और ना ही डिस्ट्रॉयर रॉन जी। वैसे लाइफ आप बहुत खूबसूरत हो, सच में। बचपन में मैंने आपको देखा था और आज देख रहा हूँ कितना फ़र्क है आप में। पर
आपकी खूबसूरती कभी कम नहीं हुई, वो वक्त के साथ बढ़ती ही गई और इस खूबसूरती में ही तो डिस्ट्रॉयर की जान बसती है। आप में डिस्ट्रॉयर लान वांग जी की जान बसती है। लाइफ, विंग ने कहा। हाँ, मुझे मुझे जाने दो, मुझे मैं आपको जाने नहीं दे सकता लाइफ, क्योंकि डिस्ट्रॉयर की जान मेरे हाथों झुलक गई, जिसे मैं परसों से ढूंढ रहा था। पता है, मुझे कभी आपसे नफरत नहीं हुई, पर मुझे डिस्ट्रॉयर लान वांग जी से ज़रूर नफरत है, क्योंकि उन्हें आप जो मिले। अब ये आपकी बदकिस्मती है कि आप डिस्ट्रॉयर के मेट हैं। ये कहकर एडम लगातार गुस्से में विंग का गला दबाए जा रहा था। विंग ने कहा, मुझे जानता, मैं कुछ नहीं जानता। ये कहकर विंग की आंखें जो थी फड़फड़ाने लगी थी, क्योंकि विंग का दम घुटने लगा था और उसकी सांसें जैसे लगभग जा ही रही थी। एडम ने कहा, चिंता मत कीजिएगा लाइफ, मैं आपको ऐसे मरने नहीं दूंगा। मैं आपको डिस्ट्रॉयर के सामने मारूंगा ताकि वो तड़पे। पर सच बताऊं, मुझे आपसे बहुत बहुत नफरत है। ये कहकर एडम ने विंग का गला कसकर दबा दिया था गुस्से में, जिसकी वजह से विंग की आंखें जो अब तक फड़फड़ा रही थी और विंग जो स्ट्रगल कर रहा था वो स्ट्रगल बंद हो गया और विंग की आंखें अचानक से बंद हो गई। काय ने कहा, लॉर्ड, ये आपने क्या किया? आपने लाइफ को नहीं, वो मर नहीं सकते, उन्हें जिंदा रहना होगा और तुम मुझे मार भी नहीं सकते। ये कहते विंग की आंखें खुल गई और उसकी आंखें सिल्वरिश ग्रे हो गई। ये देखकर एडम ने कहा शॉकिंगली, हीलिंग पैट्रियार्क, हाँ मैं हीलिंग पैट्रियार्क विवोशियन। ये कहते ही विंग ने एडम को ढकेल दिया था और एडम लड़खड़ा गया था। उसने स्पीक करते हुए कहा, आखिरकार मैंने हीलिंग पैट्रियार्क को जगा ही दिया। विंग ने कहा, और ये तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने अपने ही कब्र खोद ली। ये कहते ही विंग ने एडम का गला दबा दिया था और उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते थे? मैं कमजोर नहीं, क्योंकि मैं विंग नहीं, आई एम द मदर ऑफ अर्थ, लैंड विवोशियन। ये कहकर विंग के ओमेगा ने गुस्से में एडम को देखा और वो उसका गला लगातार दबाने लगा था। विंग 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 विंग, मुझे बचा, विंग, मेरे दिमाग से खेलना बंद करो। ये कहती विंग के ओमेगा ने अपने सिल्वर ग्रे आईज से काय की तरफ देखा, जो उसके दिमाग को काबू करने की कोशिश कर रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर विंग ने कहा, तुम मुझे काबू नहीं कर सकते, यू डजंट नो हु आई एम। ये कहकर विंग ने काय को अपने पावर से पकड़कर हवा में उठा दिया था और वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा था नेचर को कंट्रोल करने में। और अचानक से पेड़ों की कुछ लताएं, कुछ वेलें आई और वो धीरे धीरे कर काय को अपने गिरफ्त में लेने लगी थी, या कह लो उसे जकड़ने लगी थी। ये देखकर काय शॉक, क्योंकि वो खुद को इन वेलों से छुड़ा ही नहीं पा रहा था और वो वेले उसे लगातार जकड़े जा रही थी और वो उसे धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसाने लगी थी। ये देखकर विंग ने कहा स्मृत करते हुए, तुम्हें क्या लगा था मुझे कंट्रोल करना इतना आसान होगा? नहीं। ये कहकर विंग ने अपने राइट साइड देखा और एक तरफ अचानक से ही हमला कर दिया था। जैसे ही विंग ने उस तरफ हमला किया, वहाँ एक चीख गूंज गई थी और वो पर्सन जो इनविजिबल था वो अचानक से ही सभी के सामने आ गया था, जो विंग के ऊपर हमला करने ही वाला था। विंग ने उसे देखते हुए कहा, वेरोनिका, यही नाम है ना तुम्हारा? ये कहकर विंग ने अपनी पावर से उसके बालों को पकड़ कर उठा दिया था और कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की जान लेने का? ये कहकर विंग गुस्से में वेरोनिका को देख रहा था और वो अपने पावर से वेरोनिका का दम घोटने लग रहा था। वेरोनिका चिल्लाने लगी थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था विंग उनके ऊपर भारी पड़ेगा, और ये देखकर जितने भी वहाँ गॉड्स थे शॉक हो गए थे, जो एडम की तरफ से थे, कि विंग का ओमेगा इतना खतरनाक होगा कि वो एक साथ 3 लॉर्ड्स को कंट्रोल कराया और वो उनके ऊपर भारी पड़ गया। और यहाँ
वेरोनिका चिल्ला रही थी, उसकी चीखें पूरे डेथ रोड पर गूंज गई थी। तभी वहां पर अचानक से कमीला आई और उसने कमांड किया, तुम सब देख क्या रहे हो, हमला करो। ये सुनते ही जितने भी ह्यूमंस थे जो मर चुके थे उन्होंने विंग के ऊपर हमला कर दिया था और विंग उन सभी से अकेले लड़ने लगा था और वो उन सभी के ऊपर भारी पड़ गया था और वो एडम को छोड़ नहीं रहा था और ना ही काय को छोड़ रहा था। ये देखकर कमीला गुस्से में आ गए थे और उसने भी विंग के ऊपर हमला कर दिया था, पर हीलिंग पैट्रियार्क इतनी कमजोर नहीं जितना लोग सोचते हैं। हीलिंग पैट्रियार्क ऐसे ही मदर ऑफ अर्थ नहीं कहलाती। जब वो गुस्से में होती हैं सभी को अपनी मौत दिखा देती हैं, जो आज शायद काय और वेरोनिका देख रहे थे और कमीला उन सभी को छुड़ा नहीं पा रही थी। और यहाँ विंग ने गुस्से में एक ह्यूमन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया हवा में और उसमें से जो डेड ह्यूमन था वो विंग के सामने हवा में आ गया था और विंग ने अपनी मुट्ठियाँ क्रिंच कर ली थी। ये करते ही उस ह्यूमन की हड्डियाँ कड़क 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 करके टूट गई और वो धड़ाम से अचानक से जमीन पर गिर पड़ा। और ये देखकर कमीला शॉक, उन्होंने नहीं सोचा था विंग ये कर सकता है। ये देखकर विंग के ओमेगा ने स्मिक किया और कहा, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच जाओगी। ये कहते ही विंग ने कमीला को अपनी पावर से पकड़ लिया था उन वेलों के थ्रू और जो कमीला भाग रही थी वो मुंह के बल धड़ाम से जमीन पर गिरी और वो घसीटाते हुए विंग की तरफ आने लगी। कमीला उन वेलों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करी थी पर वो छुड़ा ही नहीं पा रही थी क्योंकि उन वेलों ने कमीला को बहुत तेज पकड़ा हुआ था और अभी तक काय उस जमीन में फंसा हुआ था क्योंकि विंग ने उसे जमीन में गाड़ दिया था और विंग के ऊपर लगातार वो जितने डेड ह्यूमन से वो हमला किए जा रहे थे और विंग ने गुस्से में एक पल में ही जितने भी वहाँ पर डेड ह्यूमंस थे उन्हें अपनी पावर से हवा में उठा लिया था और विंग ने अचानक से सभी की हड्डियाँ तोड़ दी थी। कड़क 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 करके सभी की हड्डियाँ टूट गई और वो सब अचानक से जमीन में गिर गए। वो मंजर देखने में बहुत भयानक था और साथ ही बहुत क्रूअल था, जिस तरह विंग ने उनकी हड्डियाँ तोड़ी थी। और ये देखकर कमीला डर से कांप गई थी और वेरोनिका की तो ये देखकर चीखें ही निकल गई थी, जो अभी तक उस जमीन पर पड़ी हुई थी और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था वो आज मर जाएगी, पर एडम ने कहा, जिसका गला विंग ने पकड़ा हुआ था, मैं जानता था लाइफ से लड़ना इतना आसान नहीं होगा। ये सुनकर विंग के ओमेगा ने अपने सिल्वर स्क्रे ऐसे गुस्से में एडम को देखा। एडम ने कहा, आप मरे हुए को क्या मारेंगे लाइफ, आपने उन डेड ह्यूमंस को मारा जो पहले ही मर चुके थे, पर आप मुझे नहीं मार सकती क्योंकि आपकी पावर्स ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सुनकर विंग शॉक्ड, इसे कैसे पता चला। ये सुनते ही एडम ने विंग को धक्का दे दिया था और विंग लड़खड़ा गया था और वो गुस्से में एडम को देखने लगा था जो उसे छूट चुका था। एडम ने कहा, आपकी पावर्स लाइफ आपकी कमजोरी है, आप मुझे नहीं मार सकती, आप इन लोगों को मार सकती जो खुद मर चुके हैं, पर आप एक जिंदा इंसान को नहीं मार सकती। ये कहते ही एडम ने ज़मीन में से काय को उखाड़ के निकाला जो विंग ने उसे दफना दिया था और विंग के ओमेगा ने ये देखा, उसने दोबारा से काय को उस ज़मीन में गाड़ना चाहा। इस समय काय की जान अटक चुकी थी। बेचारा, एक तरफ से एडम उसे ज़मीन से निकाल रहा था और दूसरी तरफ विंग उससे ज़मीन में गाड़े जा रहा था, वो भी गुस्से में। काय ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि विंग बहुत ब्रूटल है, या कह लो विंग का ओमेगा बहुत ब्रूटल है। काय ने कहा, लॉर्ड मुझे बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगा आप लोगों की खींचातानी में। विंग के ओमेगा ने कहा, तुम इसे मुझसे छुड़ा नहीं सकता, इसे मैं मार डालूंगा। एडम ने कहा, आप उसे मार नहीं सकते, इसलिए आप उसे दफना रहे हो ताकि वो जिंदा तो रहे पर मरे ना, है ना लाइफ। ये सुनकर विंग और भी गुस्सा हो गया था। एडम को सब पता है उसके बारे में। और यहाँ एडम जो काय को निकाल रहा था उस ज़मीन में से, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपने एक हाथ हवा में उठाया और उसने कहा, जाग जाओ मेरे प्यादों, जाग जाओ, वक्त आ चुका है। ये कहते ही जहाँ जहाँ जितने भी डेड ह्यूमंस थे वो उठकर खड़े हो गए थे। कुछ जो
हॉस्पिटल्स में थे, उनका पोस्टमार्टम तक चल रहा था। वो उठ गए थे अचानक से और सारे डॉक्टर्स ये देखकर डर गए थे, पर उनकी आंखें सफ़ेद थीं। जितने भी डेड ह्यूमंस जागे थे और कुछ जो सेमेट्री में दफना दिए गए थे वो वहाँ से निकल आए थे, और वो सभी अचानक से कूसू की तरफ बढ़ने लगे थे, क्योंकि बस कूसू में तो मौतें हुई नहीं ना, हर एक कंट्रीज में मौतें हुई थी, और वो सभी जितने भी डेड ह्यूमंस थे वो सभी कूसू की तरफ बढ़ने लगे थे। और जो कूसू की 4 लेवल सिक्योरिटी थी वो सब तोड़ रहे थे, और ये देखकर जितने भी सोल्जर्स थे वो शॉक हो गए थे, और वो जितने भी डेड ह्यूमंस थे वो ब्रूटल थे बहुत ज़्यादा। वो सोल्जर्स को मार रहे थे, चीर रहे थे, फाड़ रहे थे। उनमें कोई रहम नहीं थी, क्योंकि उन्हें ऑर्डर्स मिले थे, उन्हें कूसू के डेड रोड पर आना होगा। और अभी तो बस ये शुरुआत है। एडम ने तो बस एक इशारा किया है, उसने कमांड नहीं किया। जब वो कमांड करेगा तो न जाने क्या ही होगा पूरे कूसू का, क्योंकि जो डेड ह्यूमंस है वो अनगिनत है, उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। ये किसी ने नहीं सोचा था, शायद सोचा भी था, किसे पता। पर यहाँ तो एडम और विंग के बीच लड़ाई चल रही थी, और उन लड़ाई के बीच में ही बहुत सारे डेड ह्यूमंस उमड़ पड़े थे और उन्होंने विंग के ऊपर हमला कर दिया था। अब ये विंग के लिए मुश्किल हो रहा था, पर ये उसके लिए नामुमकिन नहीं था, क्योंकि विंग गॉड है। विंग उन डेड ह्यूमंस को एक झटके में ख़त्म कर दे रहा था, पर वो डेड ह्यूमंस वापस उठकर खड़े हो जा रहे थे, क्योंकि वो मर चुके थे, उनके अंदर कोई जान नहीं। और उन्हें कमांड मिला है कि उन्हें विंग के ऊपर हमला करना है और उसे मारना है, तो वो करेंगे। और यह विंग बहुत सारे गॉड्स से अकेले लड़ रहा था। कुछ जो गॉड थे विंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, उसके दिमाग से खेल रहे थे, जैसे काय। एडम ने काय को छुड़ा लिया था वापस से, और ये देखकर विंग का ओमेगा गुस्सा हो गया था, और विंग का ओमेगा गुस्से में ही सबसे लड़े जा रहा था ब्रूटली, क्योंकि उसका पारा जो चढ़ा हुआ था वो लगातार 4 गॉड से लगातार लड़े जा रहा था, और साथ ही वो डेड ह्यूमन से भी अकेले ही लड़े जा रहा था। मंजर इतना खतरनाक थे कि इन सब के बीच में अगर कोई आए उसकी जान जाना तय है। पर तभी एडम जब विंग के ऊपर हमला करने जा रहा था, अचानक से एक फोर्स ने एडम को ढकेल दिया था, और एडम लड़खड़ा गया, और विंग भी। और एडम और विंग के बीच में गार्डियन एंजल आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मदर ऑफ अर्थ के पास आने की। ये देखकर एडम ने गुस्से में कहा, तुम्हारी ही कमी थी गार्डियन एंजल। आखिर तुम जो लाइफ को इतने सालों से बचाते हुए आ रहे थे, तुम्हारी ही देन थी कि लाइफ अब तक जिंदा है, वरना तो वो अब तक मेरे हाथों मर चुके होते। पर ये आज मरेंगी, और साथ ही तुम भी। कमीला, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर कमीला ने नोट किया, और कमीला ने अचानक से विंग के ऊपर हमला कर दिया, और साथ ही काय, वेरोनिका, और अचानक से विंग के सामने विजिबल हुआ एक और पर्सन, जिसका नाम था सुनते, जो विंग के माइंड पर बहुत तेजी से काबू करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हैं कितने। क्योंकि विंग को अचानक से ये 4 पर्सन, ये जो 4 गॉड उसके सामने हैं, वो कई सारे दिखने लगे थे, और विंग कंफ्यूज कि इसमें से असली कौन है। और दूसरी तरफ गार्डियन एंजल रायन जो था एडम से अकेले लड़ रहा था। माना कि गार्डियन एंजल पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर वो एक गॉड नहीं है, वो प्रोटेक्टर है। वो हेल के लॉर्ड के सामने कैसे टिक सकते थे। एडम गार्डियन एंजल के ऊपर भारी पड़ रहा था, पर रायन भी कम नहीं था। वो एडम के ऊपर लगातार हमला किए जा रहा था, पर अचानक से एडम ने रायन के सामने इल्यूजन क्रिएट कर दिया था, और यही इल्यूजन था कि रायन इसमें फंस चुका था, और एडम ने रायन को अपने कंट्रोल में ले लिया था, और उसे उसका गला पकड़कर हवा में उठा दिया था। ये देखकर विंग शॉक। विंग के ओमेगा ने कहा, अगर तुमने उसे कुछ किया मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। कमीला ने कहा, पहले आप तो बच जाइए, लाइफ। ये कहते कमीला ने विंग के ऊपर हमला कर दिया था, विंग फंस चुका था, वो रैन की हेल्प नहीं कर सकता था, और वो कमीला से लड़ने लगा था, और रैन की पास जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे अचानक से रैन की चीखें सुनाई दी, और उसने रैन की तरफ देखा तो वो शॉक। एडम रैन के जो एंजल पंख थे, जो बहुत खूबसूरत है, वो उन्हें खींचकर उसके शरीर से अलग कर रहा था, जो देखने में बहुत पेनफुल था।
रायन की बॉडी से ब्लीडिंग होने लगी थी क्योंकि उसके जो पंख थे उसके शरीर से जुड़े हुए थे। और जैसे जैसे एडम रायन के पंखों को खींचकर उसके शरीर से निकाल रहा था वैसे वैसे रायन की चीखें तेज होती जा रही थी जो विंग सुन सकता था। ये देखकर विंग ने कहा, स्टॉप, रुक जाओ, तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, मुझसे लो। पर एडम ब्रूटल था, उसने जरा भी नहीं सोचा। उसने एडम के एक पंख को खींच कर निकाला और उसे सड़क पर फेंक दिया था, जो देखकर विंग शॉक। उसने कहा नहीं। विंग ने जैसे ही कहा, एडम ने रायन का दूसरा पंख उसके शरीर से खींच कर निकालने लगा, पर आसमान में एक जोर की बिजली कड़की और ऐसा लगा कि किसी ने आसमान की उस बिजली को खींचकर जमीन पर एडम के ही ऊपर गिरा दिया था। जैसे ही वो बिजली एडम के ऊपर गिरा था, एडम जमीन में धंस गया था और आसपास बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था जिस गड्ढे के बीच में एडम था। और जैसे ही वो बिजली गिरी थी एडम के ऊपर, एक बहुत ही तेज थंडर की लाइटनिंग हुई थी जिसकी वजह से सबकी आंखें चौंधिया आ गई थी और सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये देखकर वेरोनिका ने कहा, लॉर्ड। ये कहकर वेरोनिका भागी भागी गई उस बड़े से गड्ढे के पास और उसने नीचे जमीन में देखा एडम को। इतनी तेज वो बिजली एडम के ऊपर गिरी थी पूरी की पूरी की। अगर कोई और होता तो उसके बस शरीर के राख बचते, पर मजाल है हेल के लॉर्ड एडम को कुछ हुआ हो या उनका एक भी बाल बाका हुआ हो। एडम को एक खरोच तक नहीं लगी थी और एडम गुस्से में ऊपर देख रहा था। उसने कहा, डिस्ट्रॉयर रॉन वांग जी ने कहा एडम को गुस्से में देखते हुए, मेरे ओमेगा से दूर रहो। और यहाँ कमिला डिस्ट्रॉयर को देखकर शॉक। उसने कहा, वेरोनिका, डिस्ट्रॉयर यहाँ कैसे है? वेरोनिका ने कहा, मुझे नहीं पता, जुनते ने इल्यूजन क्रिएट किया था, वो यहाँ आ कैसे सकते हैं? उन्हें भनक भी कैसे लगी कि लाइफ यहाँ है? सुनते ही ने कहा, उन्होंने मेरा इल्यूजन तोड़ दिया। ये हो कैसे सकता है? मेरा इल्यूजन कोई कैसे तोड़ सकता है? और यहाँ वांग जी ने पीछे पलटकर विंग को देखा तो उसने देखा ये विंग नहीं, उसका ओमेगा है, जिस ओमेगा को देखने के लिए वांग जी तरस गया था। वांग जी देख सकता था अपने ओमेगा के उन सिल्वरिश ग्रे आईज को और उन आँखों के ऊपर उस माथे पर वही खूबसूरत से उसके ओमेगा के वो लाल रंग के डिज़ाइंस जो उसके माथे पर हमेशा रहती है, वो लोटस का सिंबल जो उसे और भी खूबसूरत बनाते हैं और दुनिया के सभी ओमेगा से अलग बनाते हैं। और डिस्ट्रॉयर लार्वांग जी ये भी देख सकते थे कि अपने ओमेगा को उन वेडिंग रोब्स में, जो वेडिंग रोब्स बारिश की वजह से उसके ओमेगा के शरीर से चिपक चुके थे और यहाँ बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी और वो बारिश डिस्ट्रॉयर को भी भिगा चुकी थी और साथ ही उनके सामने खड़े उस ओमेगा को जो उसे ही देख रहा है अपने भीगे हुए उन सिल्वर ग्रे आइज से, जिन आंखों को देखकर डिस्ट्रॉयर लार्वांग जी एक पल को ही उन आंखों में ही खो गए थे क्योंकि उन्होंने अपने ओमेगा को बहुत मिस किया है। आखिरी बार उन्होंने विंग के ओमेगा को तब देखा था जब विंग के ओमेगा ने डिस्ट्रॉयर लार्वांग जी से एक सवाल किया था कि डिस्ट्रॉयर, क्या आप मुझे तब भी मार देते जब आपको पता चलता कि मैं आपका मेट हूँ और आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ होता? जब विंग के ओमेगा ने वांग जी से ये सवाल किया था, डिस्ट्रॉयर लार्वांग जी कुछ नहीं कह पाए थे और विंग के ओमेगा ने इसे हाँ माना था। इसीलिए डिस्ट्रॉयर लार्वांग जी से विंग का ओमेगा बहुत नफरत करता है। इसीलिए तो विंग का ओमेगा वो सवाल पूछने के बाद एक बार भी विंग के ऊपर हावी हुआ ही नहीं, या कह लो वो किसी के सामने आया ही नहीं। पर वो आज आया है दुनिया के सामने यीलिंग पेट्रियार्क बनकर अपने असली रूप में, जो दुनिया आज उसे देख रही है और साथ ही डिस्ट्रॉयर लार्वांग जी भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ सैम ने कहा जो ड्राइव कर रहा था, हेलो मैक्स, मैक्स तुम कहाँ हो? मैक्स, सैम मैं तथा रोड पे हूँ। क्या तुम वहाँ कैसे पहुँची? मुझे मेरे खबरियों ने बताया। एक सेकंड मैक्स, तुम करने क्या वाली हो? तुम कर क्या रही हो वहाँ? जो मैं हमेशा से करती हूँ। तुम रिपोर्टिंग कर रही हो? हाँ मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। गुस्सू को तो सबको बताना ही होगा ना।
मैक्स, हाँ मैक्स, ये खतरनाक है, निकलो वहाँ से। नहीं, मैं नहीं निकलूंगी। और मैं, तुम लाइव कर रही हो? हाँ मैक्स, तुम पागल हो गई, तुम लाइव कर रही हो? लाइव करने की हमें परमिशन नहीं मिली है, पर मैं करूंगी क्योंकि ये लोगों को जाना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग गुस्से में है, दादा रोड से उन्हें दूर रहना होगा। मैक्स, मैं तुम्हारा क्या करूं? हेलो हेलो मैक्स, इस लड़की ने मेरा फोन काट दिया। और दूसरी तरफ रिपोर्टर मैक्स, जिन्होंने कैमरा लिया हुआ था, वो लाइव सभी को दिखा रही थी जो भी कुछ वहाँ हुआ। पर खुशो देख सकता था जिस तरह डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने आसमान से पूरी बिजली खींचकर एडम के ऊपर गिरा दिया था। ये देखकर पूरा खुशो शॉक हो गया था, और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट्स भी, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी ये सब लाइव चलेगा। ये तो उन्हें सेक्रेटरी ओन ने बताया था कि ये सब लाइव चल रहा है। प्रेसिडेंट मैंग ने कहा लाइव बंद करवाओ। सेक्रेटरी यांग, लाइव बंद करवाइए, लोगों को ये नहीं देखना चाहिए वरना लोग वहाँ उमड़ पड़ेंगे और पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में हल्ला हो जाएगा, बवाल हो जाएगा और हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। प्रेसिडेंट, मैं कर रहा हूँ। सेक्रेटरी ओ, टीम को बुलाइए। और यहाँ प्रेसिडेंट शाओ सूजन भी उस लाइव को देख रही थी, जिस लाइव को देखकर प्रेसिडेंट शाओ सूजन भी शॉक हो गई थी, जिस तरह डिस्ट्रॉयर ने एडम के ऊपर पूरी की पूरी बिजली गिराई थी। ये देखकर प्रेसिडेंट शाओ सूजन ने कहा, सेक्रेटरी चिन, प्रेसिडेंट मैंग से बात हुई? नहीं प्रेसिडेंट, बात नहीं हो रही, पूरी लाइन कट हो चुकी है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कुछ गड़बड़ है। और यहाँ दूसरी तरफ सेक्रेटरी रॉस भागे गए प्रेसिडेंट एमा स्कॉट के ऑफिस की तरफ, और उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफिस के दरवाजे को खोल दिया था और उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट, गड़बड़ हो गई। ये सुनकर प्रेसिडेंट एमा स्कॉट ने कहा, क्या हुआ? प्रेसिडेंट मैंग से कुछ बात हुई? उन्होंने क्या कहा? लाइफ की सेफ्टी का। प्रेसिडेंट, वॉर स्टार्ट हो गई। ये सुनकर प्रेसिडेंट एमा स्कॉट शॉक। उन्होंने कहा, हमारे लोग क्या कर रहे हैं वहाँ, क्या कर रहे हैं वो हमारे लोग? कोई अपडेट मिली? अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली। पर क्या? प्रेसिडेंट, कनेक्शन कट हो चुकी है, हम कनेक्शन नहीं कर पा रहे, अपने लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, पर हमारे लोग लड़ रहे हैं। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये लाइव चला है। क्या मतलब क्या है आपका? सेक्रेटरी रॉस साफ बोलेंगे। प्रेसिडेंट, ये आपको देखना चाहिए। ये क्या कर? प्रेसिडेंट एमा स्कॉट के सामने सेक्रेटरी रॉस ने उस वीडियो फुटेज को, या कह लो उस लाइव को चला दिया था, जो लाइव देखकर प्रेसिडेंट एमा स्कॉट शॉक हो गई। और जब उन्होंने डिस्ट्रॉयर को देखा तो उनके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई और उनके कान में एक आवाज आने लगी, मॉम, आई लव यू सो मच। आप एक बहुत प्रेसिडेंट हो। सच में हाँ सच में मॉम, आई लव यू सो मच। तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे बेटे को मार दिया। तुम एक क्रिमिनल। नहीं, मैं एक गॉड हूँ। मैंने तुम्हारे बेटे को एक पत्थर मौत से बचाया है। उस मौत को तड़प के छेड़ से अच्छा है कि मैं उसे एक आसान मौत दी। ये तुम मेरे बेटा इनोसेंट इस जन्म में पिछले नहीं उस जन्म का इस जन्म में करना ही जय मौत से जाए मेरे प्रेसिडेंट आप ठीक तो? प्रेसिडेंट, चॉइस ये कहकर प्रेसिडेंट एमा स्कॉट जमीन में बैठ गई थी रोते। और ये देखकर सेक्रेटरी रॉस शॉक हो गए थे। जो लेडी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, कभी भी किसी से डरती नहीं, उसका एक अलग ही ऑरा होता है, वो आज रो रही है। पर क्यों? उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, वो समझते भी कैसे? एक प्रेसिडेंट अपने पर्सनल और अपने प्रोफेशनल लाइफ को दूर रखते हैं, इसीलिए। पर प्रेसिडेंट एमा स्कॉट रो रही थी आज, वो स्ट्रॉन्ग लेडी रो रही थी और उसकी आंखें उस लाइफ पर थी जिसमें डिस्ट्रॉयर लान वांग जी को वो देख सकती थी। उन्हें याद है उनके बेटे को मार दिया गया था उनकी वजह से, उनके प्रोफेशन की वजह से, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। अपोजिशन ने ये किया था और प्रेसिडेंट एमा स्कॉट अपने बेटे को पकड़कर रो रही थी
उनके पूरे कपड़े लाल हो चुके थे उनके बेटे के खून से और वो रोई जा रही थी। पर अचानक से उनके सामने डिस्ट्रॉयर लान वांगजी अपने उन्हीं ब्लैक रोब्स में आए थे। उनके सामने उनके बाल लंबे थे और आंखें गोल्डन थी, जैसे अभी उस लाइफ में एमा स्कॉट देख सकती थी। डिस्ट्रॉयर ने उनसे कहा था, अपने आंसू जाया मत करो, तुम्हारे बेटे को तो मरना ही था। प्रेसिडेंट एमा स्कॉट ने कहा अपने बेटे को गले लगाकर, क्यों मेरा बेटा ही क्यों, वो इनोसेंट था। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने कहा, उसने अपने पिछले जन्म में बहुत गलतियां की हैं, जिन गलतियों की सजा तो उसे भुगतनी ही थी। उस जन्म में ना सही तो इसी जन्म में जो उसने भुगते। कि आप कैसे कह सकते हैं उन लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया? नहीं, उन लोगों ने नहीं मारा है, वो तो सिर्फ जरिया थे, उनसे करवाने वाला मैं था। तुम क्रिमिनल हो, तुमने एक इनोसेंट को मारा है। नहीं, मैं गॉड हूँ, इसलिए मैंने उसे आसान मौत दी। वो तड़प तड़प कर मरता, उससे अच्छा है कि उसे एक आसान मौत मिली। हाँ, प्रेसिडेंट एमा स्कॉट डिस्ट्रॉयर लान वांगजी से पहले भी मिल चुकी है, जब उनके बेटे की डेथ हुई थी तब। पर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी को प्रेसिडेंट एमा स्कॉट उस वक्त नहीं पहचान पाई थी जब उन्होंने जियांग मेंशन में डिस्ट्रॉयर लान वांगजी से मिली थी। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी तो पहचान गए थे कि एमा स्कॉट कौन है, पर एमा स्कॉट नहीं पहचान पाई थी क्योंकि उस वक्त डिस्ट्रॉयर लान वांगजी अपने एशियन रोब्स में नहीं थे, शायद इसलिए वो नहीं पहचान पाई। पर जैसे ही डिस्ट्रॉयर लान वांगजी को उन्होंने उन एशियन रोब में देखा, वो तुरंत डिस्ट्रॉयर को पहचान गई थी और उन्हें अपना बेटा याद आ गया था। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने उस वक्त प्रेसिडेंट एमा स्कॉट को अपने बेटे की गलतियां दिखाई थी और उस गलती की क्या बदतर सजा है वो भी दिखाया था, जिस सजा को देखकर प्रेसिडेंट एमा स्कॉट कांप गई थी और उन्होंने डिस्ट्रॉयर लान वांगजी से अपने घुटनों पर बैठकर शुक्रिया कहा था उनके बेटे को बदतर सजा से बचाने के लिए। पर इस वक्त डिस्ट्रॉयर को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उनका बेटा उन्हें याद आ गया था और वो डिस्ट्रॉयर को देख रही थी एटम से लड़ते हुए, क्योंकि ये सब लाइफ चल रहा था। डिस्ट्रॉयर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और आसमान में बिजली कड़के जा रही थी और वो बारिश झमाझम होते जा रही थी जो सभी को भिगा चुकी थी। और उसी वक्त एक कार सट्टा से आकर रुकी और जिसमें से दौड़ते हुए मिस्टर जियांग अपने हाथ में गन लेकर उस वॉर की तरफ दौड़ पड़े थे। उन्होंने कहा, मिस्टर शुयांग अपना ख्याल रखिएगा और लोगों को यहाँ से दूर रखिएगा क्योंकि लोग गुस्सों में आ रहे हैं और यहाँ तक कि वो डेड ह्यूमंस भी। हाँ मुझे पता है मिस्टर यांग, पर एक सेकंड प्लीज़ रुक जाइए। ये कहकर शुयांग ने जियांग के हाथों को पकड़ लिया था और ये देखकर जियांग जो बहुत जल्दबाजी में था उसे पीछे पलट कर देखा और कहा, क्या हुआ? शुयांग ने कहा, आई लव यू टू। ये सुनते ही जियांग जो बहुत जल्दबाजी में था उसके कदम वहीं ठहर गए। उसने कहा, क्या? शुयांग ने कहा, आई लव यू टू। आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं उस आई लव यू का जवाब दे रहा हूँ। ये सुनकर जियांग की आंखों में आंसू आ गए और उसने शुयांग को हक कर लिया और कहा, बहुत देर कर दी पर मैं खुश हूँ तुम्हारा जवाब सुनकर। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। शुयांग ने जियांग को हक करते हुए कहा, आई लव यू टू जियांग। जियांग ने कहा, जियांग। ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। शुयांग ने कहा, जब ये वॉर खत्म हो जाएगी तो मैं चाहूँगा मैं और आप एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर जाएं जहाँ एक वाटरफॉल हो। आपने तो सपने भी देख लिए मिस्टर शुयांग देखता कैसे नहीं, वो सपने दिखाने वाले आप जो थे। थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए और मैं चाहूँगी कि जब ये वॉर ख़त्म हो तो मैं और आप और हमारे दो ब्यूटीफुल चाइल्ड्स हो। चाइल्ड्स? आपने बहुत दूर का सोचा है। ये कहकर शुयांग को जियांग ने देखा और उसके फेस पर अपने हाथ को रखा और उसके फुर पर किस किया और कहा, हाँ हमारे तो ब्यूटीफुल चाइल्ड्स होंगे,
जो आपकी तरह ही खूबसूरत होंगे और हमारी एक बहुत ब्यूटीफुल हैप्पी फैमिली होगी और मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा। ये सुनकर शुयांग ब्लश करने लगा था और जियांग ने अपने कोट में से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और शुयांग के सामने किया। शुयांग ने कहा, ये क्या है? ये सुनते ही जियांग ने उस बॉक्स को खोल दिया था जिसमें शुयांग ने देखा एक बहुत ब्यूटीफुल सा डायमंड रिंग। ये देखकर शुयांग ने कहा, ये ये कब तुमने लिया? ये कब से तुम्हारे पास है? जियांग ने कहा, जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, पर तुम्हारा जवाब हर बार ना ही था। ये सुनकर शुयांग की आंखों में आंसू आ गए और जियांग ने अपने माथे को शुयांग के माथे से टिका लिया और कहा, ये मैं तुम्हारे इन ब्यूटीफुल हैंड में कब से पहनाना चाहता था, पर मौका ही नहीं मिला और मेरी ना थी। हाँ, ना थी, पर अब मैं तुम्हें पहनाना चाहता हूँ, पर अभी नहीं। मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, पर अभी नहीं। ये सब खत्म होने के बाद, एटलीस्ट ये वॉर खत्म होने के बाद, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैं तुम्हें प्रपोजल देना चाहता हूँ, जिस प्रपोजल को पूरी दुनिया देखे और मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। शुयांग ने कहा, मैं उस प्रपोजल का वेट करूँगा। जियांग ने कहा शुयांग को फिर से हक करते हुए, पर तुम्हें यही वक्त मिले था मेरे आई लव यू का जवाब देने के लिए। शुयांग ने कहा, मुझे लगा इससे अच्छा मौका कहाँ ही मिलेगा और मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। क्या पता मैं तुम्हें ये कह भी पाता या नहीं। ये कहकर शुयांग ने भी जियांग को हक कर लिया था और उसी वक्त एक गन शॉट की आवाज़ आई और शुयांग की आंखें भर गई। जियांग ने कहा, शुयांग हटो सामने से। ये कहते ही जियांग ने शुयांग को हटा दिया था और उसने लगातार 3 गन शॉट चलाए और सामने वाले पर्सन को मार दिया था। और ये देखकर शुयांग शॉक। उसने कहा, जियांग ने कहा, आई एम सॉरी तुम्हें डराने के लिए। शुयांग ने कहा, मैं सच में डर गया था। तभी मिशा रोजीला ने आते हुए कहा, क्या हो रहा है यहाँ? जियांग ने शुयांग को जमीन से उठाते हुए कहा, क्योंकि शुयांग गिर गया था। जियांग के धक्का देने पर जियांग ने कहा, हम सब संभालने की कोशिश कर रहे हैं। शुयांग ने कहा, पर हम ये कब तक कर पाएंगे? मिशा रोजीला ने अपने गन को लोड करते हुए कहा, जब तक हम कर सकते हैं। ये कहकर वो तीनों ही उस वॉर के अंदर चले गया था और वो धड़ाधड़ गन फायर करने लगे थे, क्योंकि तादाद उन डेथ ह्यूमन की बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पूरे गुस्सू में एक वॉर चल रही थी। आर्मी आ चुकी थी और पूरे गुस्सू के चप्पे चप्पे पर आर्मी फैली हुई थी और हर जगह लोग मर रहे थे। वो डेड ह्यूमन मर रहे थे और साथ ही वो सोल्जर्स भी, क्योंकि सामने वाले मरेंगे तो हमारे लोग भी तो मरेंगे ना। और वैसे भी इतिहास गवाह है, जब भी वॉर हुई है तब लोग दोनों तरफ मरे हैं, खून दोनों तरफ बहे हैं, जैसे इस वक्त भी दोनों तरफ ही खून बह रहे थे। बस अंतर ये था कि जो पुलिस वाले या ऑफिसर्स या सोल्जर्स जो मर रहे थे वो मरने के बाद जिंदा नहीं हो रहे थे, पर वो डेड ह्यूमन मरने के बाद जिंदा हुए जा रहे थे। पता नहीं कितने पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर मारे गए, उनकी गिनती ही नहीं। और वो जंग थी कि चली जा रही थी, किसी को भी रुक कर देखने का वक्त नहीं था, क्योंकि आप रुके तो आप मरे। और यहाँ डिस्ट्रॉयर लान वांग जी एडम से लड़ते और एडम फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर के सामने टिक नहीं पा रहा था, पर वो भी हेल का लॉर्ड है, उसे ट्रिक्स आते हैं, जो ट्रिक्स वो कर रहा था। और यहाँ विंग को इल्यूजन दिखाया जा रहा था और डे ड्रीमिंग तक दिखाए जा रहे थे और विंग का ओमेगा इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट था और वो जितने भी डेड ह्यूमंस थे उन्हें मारे जा रहा था। उसे इन ट्रिक्स से खेलना बहुत अच्छे से आता है। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने विंग को अपने पीछे कवर किया हुआ था और वो एडम से विंग को बचा रहा था, पर विंग के ऊपर कमीला, काई, जोनते और साथ ही वेरोनिका लड़ रही थी। बहुत सारे गॉड्स थे, सिर्फ ये 4 गॉड नहीं थे, बहुत सारे गॉड जो हेल के थे वो आ गए थे। और यहाँ हेवन के गॉड्स तो आएंगे ही ना,
वो सब भी आ गया था और वो सब हेल के गॉड से लड़ रहे थे और साथ ही ह्यूमंस भी इसमें इंक्लूड हो गए थे, क्योंकि अचानक से एक कार रुकी, उसमें से वेंचिंग और याली दौड़ते हुए बाहर आए। दूसरी तरफ जंगशा जो इस वॉर में कब से था, वो विंग को ढूंढ रहा था। उसने कहा वहाँ है विंग, वहाँ है। नियोसेंग ने कहा हमें उसके पास जाना होगा। ये कहकर वो दोनों उस तरफ दौड़ गए थे और यहाँ याली ने उस कार में से आर्चरी रूल्स निकाले और वो उस एरो को सेट करने लगी। ये देखकर वेंचिंग ने कहा चलाना भी आता है। याली ने कहा नेशनल लेवल की प्लेयर हूँ आर्चरी की, रिमेंबर। ये सुनकर वेंचिंग ने कहा इसी का तो घमंड है। ये कहकर वेंचिंग ने खंजर निकाला और उसने जो एक गोल्डन कलर का बॉडी गाउन ड्रेस पहना हुआ था उसे साइड से कट कर दिया था। ये देखकर याली ने कहा ये क्या कर रही हो? वेंचिंग ने कहा कुछ नहीं, हाई स्लीव गाउन बना रही थी। याली ने कहा व्हाट? वेंचिंग ने कहा फूल, मैं इस ड्रेस में लड़ूंगी कैसे? ये कहकर वेंचिंग ने उस खंजर को अपने बालों में बन बनाकर घुसा लिया था और फिर उसने अपने पास से गन निकाला और कहा आज ये मेरे काम आएगा। याली ने कहा चलाना आता भी है? वेंचिंग ने कहा नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, पर डैड से चोरी चोरी लेकर मैंने कई बार चलाए हैं। ये सुनकर याली ने कहा ए पागल औरत, तुम किसी को अपने ही आदमी को मत मार देना, लाइसेंस है कि नहीं तुम्हारे पास? वेंचिंग ने उस वॉर में जाते हुए कहा नहीं। याली ने कहा ये पागल है, क्या पता ये अपने ही बंदे को मार दे। वेंचिंग रुको, तुम गन नहीं चला सकती, लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास। वेंचिंग ने कहा मेरे डैड के पास है। याली ने कहा तुम्हारे पास नहीं है ना, तुम्हारे डैड के पास है। पर वेंचिंग तो उस वॉर में घुस चुकी थी और वो धड़ाधड़ जितने भी डेड ह्यूमंस थे उन्हें मारने लगी थी और विंग के पास जाने लगी थी। और यहाँ याली भी अपने उन एरो से सभी को मार रही थी। उसका निशाना एकदम करेक्ट था कि जितने भी डेड ह्यूमंस थे उनके सीने पर जाके लग रहे थे। वो दोनों ही लिटरली बहुत अच्छी थी शूटिंग और आर्चरी में। जो देखकर जंगशा शॉक, उसने कहा सीजे तो ऐसे लड़ेंगे जैसे आज ही इन्हें इसका असली इस्तेमाल करने का मौका मिला है। और दूसरी तरफ जैसे जैसे समय बीत रहा था ये जंग बद से बदतर होते जा रही थी। एंजल से चैन ने दौड़ते हुए जो घायल थे वो पॉसेसरन और लॉर्ड लैनी के पास गई, जो इस जंग को होते हुए देख रही थी। उस डेथ रोड के बीचों बीच खड़े होकर एंजल से चैन ने कहा लॉर्ड कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। ये जंग मुझे नहीं लगता हम जीत पाएंगे, हम हार जाएंगे लॉर्ड। ये सुनकर लॉर्ड लैनी ने कहा मुझे पता है। ये सुनकर लैन से चैन शॉक, क्या हम हार जाएंगे? पर आपने कहा था। हाँ मैंने कहा था, पर एक आखिरी उम्मीद है। वो क्या है तब? वो आखिरी उम्मीद है क्या? पॉसेसरन ने कहा लाइफ। ये सुनकर शॉकिंगली लैन से चैन ने विंग को देखा। लाइफ, आपका मतलब क्या है? पर पॉसेसरन ने कुछ नहीं कहा। वो उस वॉर को देख रही थी बहुत करीब से। वो देख सकती थी लोगों को मरते हुए, वो देख सकती थी हेल की गॉड्स जो थे वो इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे लोगों के सामने। जैसे जंगशा के ऊपर याली का वो तीर था जो वो जंगशा को मारने ही जा रही थी, उसने उस तीर को छोड़ा ही था कि वेंचिंग ने याली से कहा याली क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? तुम अपने भाई को मारने जा रही थी। याली ने कहा मैंने से कब किया? वेंचिंग ने कहा मैंने रोक दिया, वरना तुम अपने ही भाई को मार दी थी। ये सुनकर याली शॉक। वेंचिंग ने कहा याली नीचे झुको। और वेंचिंग ने लगातार शूट कर दिया था सामने वाले पर्सन के ऊपर। वो पर्सन धड़ाम से नीचे गिर गया था, पर पलक झपकते ही वो वेंचिंग के सामने था और वो वेंचिंग का दम घुटने लगा था। और यहाँ विंग और डिस्ट्रॉय लानवांगजी उन लोगों से लड़ रहे थे और विंग देख सकता था अपने लोगों को ही मरते हुए, अपने लोगों को ही घायल होते हुए। कुछ गॉड्स तक घायल हो गए थे और वो मरने की कगार पर आ गए थे, क्योंकि ये गॉड्स की लड़ाई है। इसमें हेल के गॉड तो मरेंगे तो हेवन के गॉड भी तो मरेंगे ही ना। जैसे रेने मर चुकी थी और उन्हें पकड़कर थंडर गॉड रो रहे थे अपने मेट को पकड़कर, और वो देख सकते थे आसमान से बिजली कड़क रही थी और डिस्ट्रॉय लानवांगजी एडम के ऊपर वो बिजली गिरा दे रहे थे, जिससे एडम रुक तो नहीं रहा था, वो कमज़ोर पर ज़रूर हो जा रहा था। यहाँ सेक्रेटरी यांग ने कहा प्रेसिडेंट हम रोक नहीं पा रहे, हम रोक नहीं पा रहे, ये जंग हम हार जाएंगे, हमारे लोग मर रहे हैं। प्रेसिडेंट मैंग ज़ी ने कहा अपने स्ट्रॉन्ग वॉइस में हमारे फाइटर्स से कहिए गुसू के बॉर्डर पर मिसाइल लॉन्च करते। ये सुनते ही यांग शॉक।
प्रेसिडेंट, ये आप कैसे कर सकते हैं? वहाँ हमारे लोग भी हैं। ये सुनते ही प्रेसिडेंट ने घूर कर मिस्टर यांग को देखा और कहा, जैसा कहा है वैसा करिए। मिस्टर यांग ने कहा, जी प्रेसिडेंट। दूसरी तरफ मिस्टर यांग ने कहा, सभी ऑफिसर्स को अलर्ट किया जाता है कि पिछले 5 सेकंड में गोसू के बॉर्डर पर मिसाइल लॉन्च कर दिया जाएगा। ये सुनते ही मिशारो जिला शॉक, जियांग शॉक और यहाँ तक कि शुयांग भी शॉक। उसने कहा, नहीं ये कैसे कर सकते हैं? ये सुनते ही मिशारो जिला ने डायरेक्ट प्रेसिडेंट को कांटेक्ट किया और कहा, मिस हो प्रेसिडेंट को कॉल दीजिए, अभी प्रेसिडेंट बिजी है। मिशारो जिला ने कहा, नहीं उन्हें फोन दीजिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस ओ ने प्रेसिडेंट को देखा और कहा, प्रेसिडेंट मैंग, कमिश्नर। प्रेसिडेंट ने नोट किया। मिस ओ ने कहा, मिशा आप बात कर सकती हैं प्रेसिडेंट से। मिशारो जिला ने कहा, प्रेसिडेंट मैंग, ये आप कैसे कर सकती हैं? गुसू के बॉर्डर पर मिसाइल लॉन्च कैसे कर सकती है? हमारे वहाँ लोग हैं। मुझे पता है हमारे लोग हैं, पर चंद लोगों को बचाने के लिए मैं पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को मैं दांव पे नहीं लगा सकती। ये सुनकर मिशारो जिला ने कहा, चंद लोगों को बचाने के लिए आप पूरी दुनिया को दांव पे नहीं लगा सकती, पर जो चंद लोग मरेंगे उसकी जिम्मेदार भी आप ही होंगी प्रेसिडेंट। ये सुनकर प्रेसिडेंट मैंग ने अपनी आंखें बंद की और उन्होंने कहा, लॉन्च करो। ये सुनते ही मिशारो जिला शॉक। उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट 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 हेलो प्रेसिडेंट, पर वो फ़ोन कट हो चुका था और मिशारो जिला के कानों में एक बीप बीप की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। मिशारो जिला ने कहा, फक 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 फक, हाँ मैं क्या करूँ? नहीं वो बॉर्डर पे है। ये कहते हैं मिशारो जिला ने मिस्टर मिन को कॉल किया और कहा, हेलो मिस्टर मिन, कॉल उठाइए मिस्टर मिन। तभी मिस्टर मिन ने कॉल उठाया और कहा, हेलो मिस्टर मिन, वहाँ से निकलिए, वहाँ मिसाइल लॉन्च होने वाला है, मुझे पता है। क्या? तो आप वहाँ से निकले क्यों नहीं अभी तक? मैं कैसे निकल सकता हूँ? यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पर तुम अपनी जान बचाओ ना, और लोगों से कहो निकले वहाँ से, और तुम भी निकलो, जल्दी करो। रोसीला, तुम मुझे ये कह रही हो, पर क्या तुम उस जंग से निकल सकती हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी जान भी खतरे में है और तुम मरने वाली हो? ये सुनते ही मिशारो जिला ने कहा, मिन, पर तभी वहाँ से एक टाम की आवाज़ आई और मिशारो जिला के कान जैसे सुन्न होके रह गए थे। और यहाँ मिस्टर जियांग को ऐसे लगा कि अर्थ क्विक आ गया था, क्योंकि वो सभी हिल कर रह गए थे और सभी ने आसमान की तरफ देखा। गुसू के बॉर्डर पर मिसाइल लॉन्च कर दिया गया था और बहुत सारे लोग मर गए थे। जितने पुलिस ऑफिसर्स थे और जितने भी आर्मी के ऑफिसर्स थे वो सभी मर चुके थे। उन सभी की लाशें देखी जा सकती थी गुसू के बॉर्डर पर। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था, पर अचानक से जो डेड ह्यूमंस मर चुके थे वो वापस उठकर खड़े हो गए थे। उन्हें एक खरोच तक नहीं आई थी, जिन्हें मारने के लिए प्रेसिडेंट जी ने वो मिसाइल लॉन्च करवाया था। और यहाँ विंग काँप गया था इतने सारे लोगों को मरते हुए देखकर। तभी विंग के कानों में एक आवाज़ आई, डर लग रहा है लाइफ, दर्द हो रहा है इतने सारे लोगों को मरते हुए देखकर, बस खुद की वजह से। आप भी जानते हैं आपका मरना तय है और ये जंग तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप हमारे हाथों मारे नहीं जाते। तो सोच लीजिए लाइफ, इतनी सारी जिंदगियां या एक जिंदगी, क्योंकि अगर इतने सारे लोग मारे ही जाएंगे तो उनके मरने की वजह आप ही होंगे। क्या आपको ये मंजूर है? आप देख सकते हैं लाइफ अपने ब्रदर को पसीने में लथपथ और खून से सना हुआ घायल, आप जानते हैं वो मर जाएगा, आपने देखा है ना। और आपकी बहन, वो तो चली थी अपने ही भाई को मारने, क्या सह पाएंगे वो दोनों अगर खुद को ही मार ले? और देख सकते हैं आप अपने उस दोस्त को जो सड़क पर पड़ी है, उसकी लाश, क्या नाम था उसका, मैम्या। ये सुनकर विंग ने मैम्या को देखा, उसकी डेड बॉडी को। मैम्या मर चुकी थी। देख सकते हैं लाइफ उस इंसान को जो आपका प्रोटेक्टर था, उसकी हालत देखिए, वो आपके लिए लड़ रहा है, पर क्या उसके अंदर जान बची है? नहीं, आप भी जानते हैं वो मर जाएगा। पीछे पलटिए लाइफ और देखिए अपने आंखों के सामने अपने बाप को मरते हुए। ये सुनकर विंग ने अपने आंसू भरी हुई आंखों से जल्दी से पीछे पलटकर सामने देखा तो एडम ने
चांग फाइमे का गला पकड़ा हुआ था और उसके गले को वो दबाया जा रहा था और वो लगातार विंग को गुस्से में देख रहा था और वो उसे मॉक कर रहा था। और फिर विंग ने नीचे देखा तो मॉम मॉम मॉम, नहीं 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 मॉम। ये देखकर विंग टूट गया था और वो रोते रोते धड़ाम से घुटनों पर सड़क पर बैठ गया था और वो रो रहा था। वो देख सकता था मैडम यू को तड़पते हुए। उन्होंने अपना गला पकड़ा हुआ था और उनके गले से लगातार ब्लीडिंग हो जा रही थी और वो तड़प रही थी। विंग को याद आ गया था वो मंजर जब काई ने यानी का गला पकड़ा हुआ था और एडम ने यानी को मार दिया था। बस इस बार फर्क ये था कि यानी की जगह चांग फाइमिंग थे और चंगशा की जगह मैडम यू, जो उस सड़क पर तड़प रही थी और उनका खून उन बारिश के पानी में खुला जा रहा था और उनका खून लगातार बहे जा रहा था। और विंग ये सब देखकर टूट गया था, यहाँ तक कि उसका ओमेगा तक टूट गया था। वो लाइफ है, वो इतने सारे लोगों को खुद की वजह से मरता हुआ नहीं देख सकता है। प्लीज उन्हें छोड़ दो। तुम्हें तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, मुझसे मेरी जान लेना चाहते हो ना, तो मेरी जान उन्हें छोड़ दो। हाँ, मैं आपकी जान चाहता हूँ, इसलिए आपको मेरे पास खुद चल कर आना पड़ेगा। ये कहकर एडम विंग की बेबसी को देखने लगा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था विंग को इस तरह अपने अपनों के लिए तड़पता हुआ देखकर। एडम ने दोबारा से विंग के माइंड को लिंक कर कर कहा, अगली जान में आपके बाप की लूँगा और उसके बाद आपकी बहन की। वो देखिए, देख सकते हैं ना आप, वो मर सकती है। ये सुनकर विंग ने झटके से यानी की तरफ देखा। यानी को एक डेड ह्यूमन ने पकड़ लिया था और वो उसे मारने वाला था। नहीं, प्लीज 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 रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, सोच लीजिए लाइफ, आप खुद की जान बचाएंगे या अपने फैमिली की। ये सुनकर विंग ने अपनी आंसू भरी हुई आंखों से बेबसी से वांग जी की तरफ देखा और उसने कहा, सॉरी सॉरी राजा, मैं वादा तोड़ रहा हूँ। ये कहकर विंग खड़ा हो गया था और वो एडम की तरफ बढ़ गया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस के थर्ड फाइनल चैप्टर के साथ। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि थर्ड फाइनल चैप्टर में ये नॉवेल पूरी तरह रैप अप हो जाए, क्योंकि इस नॉवेल का एंड बहुत बड़ा है। तो चलिए मिलते हैं द डिस्ट्रॉयर के थर्ड फाइनल चैप्टर के साथ। और अगर ये नॉवेल पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय।